आ जाओ बच्चों, बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स चल रहा था बेटा। बेसिक के अंदर में क्या क्या चीजें हमने देख ली थी, एक बार देखो तो जरा। एसेट्स का हमने मतलब देख लिया था आसान भाषा में, रिसोर्सेस हैविंग फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, राइट। या फिर प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस। एग्जाम्पल कैश, कार, कंप्यूटर, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, गुडविल, यस और नो। ये सारी आपकी एसेट्स है। कुछ टेंजिबल एसेट्स है और कुछ इनटेंजिबल एसेट्स है। उसके बाद टाइप्स ऑफ एसेट को अगर ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर, ड्यूरेशन, कार्यकाल के हिसाब से अगर आपको क्लासिफाई करना है तो फिक्स और करंट। उसके बाद हमने देखा था लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज आर द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस, यस और नो। ध्यान से देखो, तो एक बार अगर आप लोगों का बेसिक क्लियर हो गया ना, उसके बाद आपको जीवन में कभी अकाउंटिंग सब्जेक्ट में पलट के देखने की जरूरत नहीं है। लाइबिलिटीज के एग्जांपल, बैंक से लोन लिया, लाइबिलिटी। एनी अमाउंट पेएबल, लाइबिलिटी, यस और नो। देन कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर इन द बिजनेस। नेक्स्ट, उसके बाद अगली बेसिक टर्म कौन सी बताओ मुझे, लिस्ट लिखा हुआ है आपने, बोलो बेटा। ड्राइंग लिखो, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या चीज होती है, लिखो मेरे साथ साथ, अपोजिट ऑफ द कैपिटल। ओनर जब कभी भी बिजनेस में कुछ लेके आ रहा है, ओनर जब कभी भी बिजनेस में कुछ लेके आ रहा है तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे बेटा, कैपिटल। ओनर जब कभी भी बिजनेस से विड्रॉ कर रहा है और पर्सनल पर्पज, हाउस होल्ड पर्पज और डोमेस्टिक पर्पज, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्राइंग। तो ड्राइंग इज नथिंग बट विड्रॉल ऑफ द इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर from the business for his or her household और डोमेस्टिक और पर्सनल पर्पज। उस विड्रॉल को हम लोग प्यार से क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स। ओनर बिजनेस में कुछ लेके आता है अपने जेब से, मनी और मनी इज वर्थ में कैपिटल। ओनर अगर बिजनेस से कुछ विड्रॉ कर रहा है अपने जेब से, ड्राइंग। सब लोग साथ में बेटा, क्लियर। टारगेट एक ही है, 90 प्लस ही जाना है, उसी हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूं और उसी हिसाब से अपने घर पे सेम डे रिवाइज करना है, राइट। और जो भी आपको डाउट आ रहा है तब के तब आपने पूछना है, बरोबर है। कसमें देने मत लगाना, वरना माँ बाप की कसम दूंगा डाउट पूछने वाने के लिए सिर्फ आपसे। तो प्लीज ध्यान दो क्लास में, और जो भी डाउट है तब के तब पूछो, बाद में कुछ नहीं होता है, तभी के तभी पूछना है, तभी तो आपने फेस टू फेस क्लास लगाए है, यस और नो। नहीं तो फिर क्या फायदा, यस और नो। तो तब के तब डाउट पूछना है बेटा, जो भी कुछ रहेगा तो ही आप सब्जेक्ट के अंदर में अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। ड्राइंग का एग्जाम्पल मुझे दो तो कोई। ओनर ने बिजनेस से कैश बॉक्स से 10,000 रुपए विड्रॉ किए अपने बच्चे की स्कूल फीस भरने के लिए, ड्राइंग। ओनर की वाइफ उसको बोली, अजी सुनते हो, दुकान पे जा रहे हो तो आते आते घर के लिए शक्कर लेके आना। किराना दुकान का मालिक था, तो घर की शक्कर खत्म होगी तो उसने उसकी किराना शॉप से 2 किलो शक्कर घर के लिए लेके आई। ये भी क्या हो गया, ड्राइंग। वो जो 2 kg उसने गुड्स लेके आया वो घर के लिए लेके आया ना, पर्सनल पर्पज है, हाउस होल्ड पर्पज है, डोमेस्टिक पर्पज है। क्या बोले, क्यों, क्या हुआ, पूछ ले उनको क्या है तो बात कर दो, तो बता मुझे। ये बात समझ में। सो ओनर बिजनेस से मनी और मनी इज वर्थ में कुछ भी विड्रॉ कर रहा है, विड्रॉ किसमें, मनी और मनी इज वर्थ। तो विड्रॉल जो भी हो रहा है और पर्सनल, हाउस होल्ड और डोमेस्टिक पर्पज, उस विड्रॉल को हम लोग प्यार से क्या बोलेंगे, ड्रॉइंग। सो विड्रॉल ऑफ द इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज और हर हाउस होल्ड, डोमेस्टिक और पर्सनल पर्पज, देन उस विड्रॉ को मैं प्यार से बोल दूंगा ड्रॉइंग। ड्रॉइंग के बाद अगला टर्म क्या बेटा, डेटर्स। बोलो बेटा, डेटर्स यानी पार्टी और पर्सन, लिखो, पार्टी और पर्सन फ्रॉम whom amount is receivable, from whom amount is receivable। ऐसी पार्टी या पर्सन जिससे मनी और मनी वर्थ में हमें लेना है,
मैंने बाहुबली को उधारी में माल बेचा 5,000 का, मुझे उससे 5,000 लेना है। मैंने किसी को पैसे उधार दिए, मुझे उससे इन फ्यूचर वापस लेना है। यस और नो? तो हर वो पार्टी या पर्सन जिससे मुझे इन फ्यूचर मनी और मनी इज वर्थ में कुछ लेना है, तो उस पार्टी या पर्सन को मैं क्या बोलूंगा? डेटर। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स। बोलो, पार्टी और पर्सन टू whom amount is पेएबल। ऐसी पार्टी या पर्सन जिसको इन फ्यूचर मनी और मनी जरूरत में कुछ देना है। ठीक है, हाँ हाँ। पार्टी और पर्सन टू whom अमाउंट इज पेएबल। डन। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कटप्पा से उधारी में माल खरीदा, सो कटप्पा इज माई क्रेडिटर। मुझे उसे इन फ्यूचर देना होगा ना पैसे। मैंने बैंक से पैसे उधार लिए, तो वो बैंक मेरी क्या हो गई? क्रेडिटर्स। और बैंक को जो पैसे वापस करना है वो मेरी लाइबिलिटी। बैंक को जो भी अमाउंट पेएबल है, वो अमाउंट पेएबल इज माई लाइबिलिटी, और वो बैंक मेरी क्या बन गई? क्रेडिटर। समझ में आ रही बेटे बात सभी को? मैंने मिस्टर रमेश से उधारी में माल खरीदा 10,000 का, सो रमेश इज माई क्रेडिटर, और उसको जो 10,000 देने हैं वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? लाइबिलिटी। बोलो बेटा, आपने कुछ पूछा? अच्छा, ऐसा चलेगा, आप हाई हैंड रेज कर। डन। क्रेडिटर्स के बाद एक्सपेंसेस लिखो। आर द, तो आप लोग करते ही हो खर्चे, ये सुनो, आर द ऑपरेटिंग पेमेंट्स और अमाउंट ड्यू फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस। बिजनेस को स्मूथली ऑपरेट करने के लिए जो भी आप पेमेंट कर रहे हो, या फिर जो भी आपके ऊपर अमाउंट ड्यू हो रही है फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस, उन सभी को एक्सपेंस बोलेंगे। एंड इट्स बेनिफिट रिसीव्ड इमीडिएटली। एक्सपेंस का बेनिफिट तुरंत मिल जाता है। हर वो ऑपरेटिंग पेमेंट जो बिजनेस के स्मूथ ऑपरेशंस के लिए आप लोग करते हो और जिसका बेनिफिट आपको तुरंत मिल जाता है, उन सभी ऑपरेटिंग पेमेंट्स को, या फिर जो भी अमाउंट ड्यू हो रही है जिसका आपको बेनिफिट तुरंत मिल रहा है, उन सभी को आप लोग प्यार से बोल दोगे खर्चे, एक्सपेंस। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जनवरी मंथ में सैलरी दिया, तो बोलो उसका बेनिफिट मुझे कब मिलेगा? जैन में मिलेगा या फेब मार्च अप्रैल में भी मिलेगा? सिर्फ जैन में। देखो, इमीडिएट बेनिफिट। फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा क्या उसका? नो। मेरे गाड़ी का टायर अभी पंक्चर हो गया, मैं ऑफिस के लिए जा रहा था, ऑफिस की कार थी, ऑफिस के कार का टायर पंक्चर हो गया, वो पंक्चर वाले भैया को मैंने 200 रुपये दिए, वो 200 रुपये का बेनिफिट मुझे इमीडिएट मिलेगा या फ्यूचर में जब भी पंक्चर होगा तब भी उसी 200 में बनाएगा? नो। वो जो 200 रुपये दिए वो उस टाइम के पंक्चर के लिए, फ्यूचर में पंक्चर हुआ फिर से देना होगा। सो एक्सपेंस का बेनिफिट इमीडिएट मिलता है और वो वन टाइम मिलता है। फ्यूचर में फिर से बेनिफिट मिलेगा क्या उसका? नो। कुछ बात समझ में आ रही? जनवरी मंथ का रेंट पे किया तो उसका बेनिफिट सिर्फ जनवरी में मिलेगा, फरवरी मार्च में मिलेगा क्या? नो। सो एक्सपेंस का बेनिफिट वन टाइम है, इमीडिएट बेनिफिट है, तुरंत बेनिफिट मिलेगा, फ्यूचर में उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर फ्यूचर में भी उसका बेनिफिट मिल जाता तो वो एक्सपेंस नहीं रहता, फिर वो असेट बन जाता। असेट यानी हैविंग फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, एक्सपेंस इमीडिएट बेनिफिट, और लॉस नो बेनिफिट। कुछ बात समझ में आई सभी को? पक्की बात। एग्जाम्पल लिखो एक्सपेंसेस के। बोलो, सैलरी दे रहा हूं, रेंट दे रहा हूं। अच्छा, यहाँ पे पेमेंट और मैंने आगे ड्यू भी लिखा। जरूरी नहीं कि हर बार एक्सपेंस का पेमेंट हो जाता है, कभी कभी एक्सपेंस ड्यू हो गए बट पेमेंट करना बाकी है, तो उनको क्या एक्सपेंस नहीं बोलेंगे? वो भी मेरे एक्सपेंस ही है। हर बार एक्सपेंस मतलब अमाउंट पेड नहीं होता है, कभी कभी अमाउंट ड्यू भी हो गया है बट अभी तक पेमेंट नहीं किया है। जैसे बचपन में आप लोग करते थे, अगर किसी का कॉमर्स होगा 11th-12th, तो मंथ एंड में सैलरी ड्यू हो जाती है, भले पे नहीं किया बट फिर भी आप सैलरी अकाउंट डेबिट करते थे ना? यस और नो?
तो इसीलिए एक्सपेंस मतलब हर बार जरूरी नहीं है कि जिनका पेमेंट हो गया, जो ड्यू हो गए वो भी मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस ही है। सो सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट दे रहा हूँ, कमीशन दे रहा हूँ, डिस्काउंट दे रहा हूँ। डिस्काउंट और कमीशन मिला रहता तो एक्सपेंस नहीं होता, फिर वो इनकम हो जाता। क्या बोले बेटा? ओके। एक बच्चे ने बोला कि सर सैलरी 10,000 रुपये, ये मैंने सैलरी दे दिया तो कैश कम हो जाएगी ना 10,000 से, और सैलरी एक्सपेंस मेरा 10,000। एक और एग्जाम्पल, सैलरी 10,000, देना बाकी है, ड्यू हुई है सैलरी। फिर से सैलरी नाम का खर्चा कितना रहेगा, 10,000, और जो सैलरी देना बाकी है उसको अंग्रेजी में बोलेंगे सैलरी पेएबल, 10,000। तो मैं जो बोल रहा हूँ वो ये बोल रहा हूँ, तू जो बोल रही है तू ये बोल रही है, ये सही है ना, ये लायबिलिटी है। मैंने कब बोला सैलरी पेएबल एक्सपेंस है? सैलरी एक्सपेंस है बट सैलरी पेएबल लायबिलिटी है। ये बच्ची इस चीज की बात कर रही है, मैं इस चीज की बात कर रहा हूँ, मैं भी एक्सपेंस की बात कर रहा हूँ। ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया ना, एनी अमाउंट पेएबल इज योर लायबिलिटी। सो सैलरी पेएबल लायबिलिटी, सैलरी एक्सपेंस। समझ में आया सभी को? ये दोनों अलग अलग चीज है, ये दोनों सेम नहीं है। सैलरी खर्चा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, और तू जो बोल रही सैलरी देना बाकी वो लायबिलिटी, हाँ है, सैलरी पेएबल लायबिलिटी है। सो और सैलरी एक्सपेंस है, हाँ। सो हम लोग अभी क्या देख रहे हैं, एक्सपेंस। क्लियर है? चलूँगा आगे के बाद एक्सेट्रा, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन चार्जेस, ये सब क्या है, खर्चे। बिजनेस को स्मूथली ऑपरेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, खर्चे करते हैं। उसके बाद एक्सपेंस के बाद इनकम। इनकम आर द ऑपरेटिंग रिसीट्स ऑफ द बिजनेस। इनकम आर द ऑपरेटिंग रिसीट्स ऑफ द बिजनेस। एग्जाम्पल बताओ मुझे। सेल, इनकम का सबसे प्यारा एग्जाम्पल सेल। बरोबर, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है इनकम का सेल। या इंटरेस्ट मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, रेंट मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है। कमीशन दे रहा हूं तो एक्सपेंस, इंटरेस्ट दे रहा हूं तो एक्सपेंस, रेंट दे रहा हूं तो एक्सपेंस, रेंट मिल रहा है तो इनकम। बरोबर ना? सब लोग साथ में, पक्की बात? चलो बेटा आगे। इनकम के बाद नेक्स्ट आइटम बताओ बेटा, लॉसेस। पेमेंट और आउटफ्लो, बट नो बेनिफिट। पेमेंट या आउटफ्लो तो हो गया, बट इसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, ना आज ना फ्यूचर में। तो ऐसे पेमेंट या आउटफ्लो को हम लोग क्या बोल देंगे, लॉस। आपने किसी को 10,000 रुपये दिए, बदले में आपका वो कोई काम करने वाला था, पैसे तो दे दिया, वो काम नहीं कर रहा है, भाग गया आपके पैसे लेके, पेमेंट हो गया 10,000, आउटफ्लो हो गया 10,000 चले गए, आउटफ्लो चले गए आपसे, कोई बेनिफिट मिला, नो, खेल खत्म। आप क्या बोलोगे, लॉस ड्यू टू थेफ्ट, चोरी कर लिए ना उसने एक टाइप से आपके पैसे, या फिर दुकान से कैश चोरी हो गई, आउटफ्लो हो गया, कैश गई, कोई बेनिफिट मिला, नो। आग लग गई, माल जल गया, आउटफ्लो हो गया, यस, मनी इज वर्थ में, बट कोई बेनिफिट मिला, नो, लॉस ड्यू टू फायर। अगर इंश्योरेंस रहा तो वो बात की बात है, वो अलग ट्रांजेक्शन है, लेकिन एक बार का तो बोलोगे ना आप, लॉस ड्यू टू फायर, यस और नो। भूकंप आया, जमीन के नीचे मशीन आपकी चली गई, मेजर मशीनरी, तो बोलो अगेन लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, मनी और मनी इज वर्थ में। अगर बिजनेस से कुछ जा रहा है, पेमेंट और आउटफ्लो,
तो हम लोग उस पेमेंट या आउटफ्लो को, अगर उससे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो उससे क्या बोल देंगे, लॉस। एक बार देखो तो, बेनिफिट फ्यूचर में भी एसेट, बेनिफिट इमीडिएट एक्सपेंस, बेनिफिट कभी नहीं लॉसेस। नो बेनिफिट लॉस, पेमेंट या आउटफ्लो हो रहा है बट नो बेनिफिट। इमीडिएट बेनिफिट हो रहा है, पेमेंट या आउटफ्लो हो गया बट इमीडिएट बेनिफिट मिल रहा है, एक्सपेंस। पेमेंट या आउटफ्लो हो रहा है, बेनिफिट फ्यूचर में भी मिल रहा है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। समझ में आया तीनों के बीच में अंतर क्या है? 10,000 का पेमेंट कर दिया, बदले में फर्नीचर लेके आया, बेनिफिट फ्यूचर में भी मिलेगा, खेल खत्म, फर्नीचर टू असेट। 10,000 का पेमेंट किया, एम्प्लॉय को 1 महीने की सैलरी दी, बोलो उसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा, नो, सिर्फ जनवरी मंथ में मिलेगा। जा 10,000 वो जो पेमेंट किया एम्प्लॉय को, सैलरी टू एक्सपेंस। 10,000 कैशियर कैश चोरी करके भाग गया, 10,000 आउटफ्लो हो गया बिजनेस से, वो 10,000 क्या हो गया, लॉस। समझ में आया सभी को? सो पेमेंट या आउटफ्लो हो रहा है, बेनिफिट फ्यूचर में भी असेट, पेमेंट या आउटफ्लो हो रहा है, बेनिफिट इमीडिएट एक्सपेंस, पेमेंट या आउटफ्लो हो रहा है, नो बेनिफिट लॉसेस। कुछ बात समझ में आई? पक्की बात? ये तीनों के बीच का अंतर समझ में आया? क्लियर है? चलो आगे, ये लिखा है हमने तीनों के भी मीनिंग अच्छे से। उसके बाद नेक्स्ट आइटम बताओ बेटा। हाँ, गेन, गेन है ना, थोड़ा बहुत इनकम की तरह है, बट इसके लिए कोई हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं है। रिसीट विदाउट एनी हार्डवर्क, बगैर मेहनत के जो कुछ आपको मिल रहा है फ्री फंड में श्रीखंड, बस वो सब क्या है आपके लिए, गेन। वो सब क्या है आप लोगों के लिए, गेन। बैठे बिठाए लॉटरी लग गई, गेन फ्रॉम लॉटरी। बैठे बिठाए प्रॉपर्टी के भाव बढ़ गए, गेन फ्रॉम रिवैल्यूएशन, यस और नो। तो ये सब आप लोगों के लिए क्या है, गेन्स है। मेहनत करके जो मिलता है वो इनकम, बगैर मेहनत के जो मिलता है वो गेन। मेहनत करके जो मिल रहा है वो इनकम, बगैर मेहनत के जो मिल रहा है वो सब क्या है, गेन। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दोनों में, इनकम हो चाहे गेन हो, देखेंगे हम लोग आगे। उसके बाद एग्जाम्पल लिख लो इसके, लॉटरी विनिंग, यस और नो, इंक्रीज इन रेट्स ऑफ एनी एसेट, प्रॉपर्टी के भाव बढ़ गए, लॉटरी लग गई, रोड पे जा रहे थे 2,000 का नोट मिल गया, वो सब आप लोगों के लिए क्या है, गेन है। यस, गेन है। क्लियर? उसके बाद बोलो बेटा, गुड्स, एन आर्टिकल, आइटम्स और थिंग्स in which business deals, an article, items और things in which business deals, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, गुड्स। हर वो चीज़ जिसमें हम लोग धंधा करें, फॉर एग्जांपल किराना शॉप है तो गुड्स क्या हो गया, गेहूँ चावल शक्कर सेव शैम्पू फेस वॉश। गोल्ड शॉप वाले के लिए, ज्वेलरी शॉप वाले के लिए गुड्स क्या हो गया, गोल्ड सिल्वर ऑर्नामेंट्स, डायमंड्स, मोती या गोल्ड सिल्वर रॉ, जिस चीज़ में वो डील कर रहा है। कंप्यूटर सेल सर्विस वाले के लिए गुड्स, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, कंप्यूटर, लैपटॉप, कीबोर्ड, माउस, गुड्स। जिस चीज़ में आप डील कर रहे हो, बरोबर है, वो सब क्या हो गया आपके लिए, गुड्स। अब एक और सवाल पूछता हूँ, मेरा कंप्यूटर शॉप है, सेल सर्विस, मेरे शॉप में अकाउंटिंग करने के लिए जो मैंने कंप्यूटर रखा हुआ है, लैपटॉप रखा हुआ है, वो लैपटॉप या कंप्यूटर मेरे लिए गुड्स है क्या? नो, क्योंकि वो कंप्यूटर या लैपटॉप, भले ही मेरा कंप्यूटर खरीदने बेचने का बिजनेस है, लेकिन वो जो कंप्यूटर मेरे कैबिन में रखा हुआ है उसके ऊपर मैं अकाउंटिंग करता हूँ, वो बेचने के लिए है कि बिजनेस में लंबे समय तक यूज करने के लिए है? बिजनेस में लंबे समय तक यूज करने के लिए, तो वो गुड्स नहीं है, वो मेरे लिए फिक्स एसेट है। भले मेरा कंप्यूटर बेचने का बिजनेस है, लेकिन वो जो कंप्यूटर जिस पे मैं अकाउंटिंग कर रहा हूँ, जिस पे मैं बिल बना रहा हूँ, जिस पे मैं बिल प्रिंट कर रहा हूँ, वो कंप्यूटर बेचने के लिए नहीं है, वो गुड्स नहीं है। आप उस दुकान वाले से जाके पूछो, भैया ये कंप्यूटर कितने में दोगे, वो क्या बोलेगा, भैया बेचने का नहीं है, ये हमारे यूज़ करने का है। मेरा एसी बेचने का बिजनेस है और मेरे कैबिन में एसी लगाया हुआ है,
तो वो एसी क्या गुड्स है क्या? नो, वो मेरे यूज करने के लिए है, तो वो बिजनेस की फिक्स एसेट है। कुछ समझ में आया सभी को? हाँ, नीचे डिस्प्ले में एसी लगा करके रखे हैं बेचने के लिए, वो सब गुड्स है। कुछ बात समझ में आई? फर्क समझ में आया? पक्का? मेरा फर्नीचर का बिजनेस है, लेकिन मेरी शॉप में जो फर्नीचर बनाया हुआ है वो गुड्स है क्या? नो, वो मेरी फिक्स एसेट है। क्लियर हुआ सभी को? जिस चीज में मैं डील कर रहा हूं, या फिर हर वो चीज जो मैंने खरीदा है फॉर द पर्पज ऑफ फर्दर सेल, आगे बेचने के लिए खरीदा है, तो वो मेरे लिए क्या है? गुड्स है ना? आइटम, आर्टिकल और थिंग्स आई परचेज्ड और मैन्युफैक्चर्ड फॉर द पर्पज ऑफ फर्दर सेल। आई परचेज्ड और मैन्युफैक्चर्ड फॉर द पर्पज ऑफ फर्दर सेल, तो वो मेरे लिए क्या है? गुड्स। यूज करने के लिए मेरे पास में रखा हुआ है, तो वो गुड्स नहीं हुआ। चलो आगे। उसके बाद नेक्स्ट, बिजनेस का मतलब क्या है बेटा, बताओ? बिजनेस ऐसा बोल सकता हूं क्या? देखो तो, सेट ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म ऑन रेगुलर बेसिस फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। सेट ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म ऑन रेगुलर बेसिस फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। उन सभी सेट ऑफ एक्टिविटीज को मैं प्यार से क्या बोल दूंगा? गुड्स, सॉरी बिजनेस। उन सभी सेट ऑफ एक्टिविटी को मैं प्यार से क्या बोल दूंगा? बिजनेस। बच्चों ध्यान से सुनना, ये मैंने फोन परचेस किया, यूज कर रहा हूं, पुराना हो गया, मैंने बेच दिया। बोलो मेरा मोबाइल फोन बेचने का बिजनेस है क्या? नो, मैं रेगुलर बेसिस पे एक्टिविटी नहीं कर रहा हूं। ये फोन क्यों बेचा? क्योंकि पुराना हो गया, खराब हो गया, मुझे नया लेना है, इसलिए बेचा। मैं रेगुलर बेसिस पे फोन खरीद रहा हूं, बेच रहा हूं, फोन खरीद रहा हूं, बेच रहा हूं। अब बोलो कि सर आपका फोन खरीदने बेचने का बिजनेस है। समझ में आया? मेरी कार पुरानी हो गई, मैंने कार बेच दी, तो क्या मेरा कार बेचने का बिजनेस है? नो, मैं रेगुलर बेसिस पे नहीं कर रहा हूं। सो सेट ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म ऑन रेगुलर बेसिस फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, तो ही मैं उन सेट ऑफ एक्टिविटीज को क्या बोलूंगा? बिजनेस। बिजनेस कितने प्रकार के हो सकते रे? नॉन प्रॉफिट मेकिंग है तो बिजनेस है ही नहीं। बिजनेस की टाइप्स कहां से आएगा? दगड़ू सेठ हलवाई बिजनेस कर रहा है क्या? तो फिर वो नॉन फॉर प्रॉफिट, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग, उसको बिजनेस के टाइप्स में लेंगे ही नहीं। बिजनेस कितने टाइप के हो सकते हैं? ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर। खत्म। एनपीओ ये बिजनेस की टाइप नहीं है। एनपीओ का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना है ही नहीं। जब उसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना है ही नहीं, तो वो बिजनेस के डेफिनेशन में आएगा ही नहीं। और जब बिजनेस के डेफिनेशन में आएगा ही नहीं, तो बिजनेस का टाइप्स कैसे हुआ? यस और नो? पढ़ेंगे, एनपीओ भी पढ़ेंगे आगे। बड़ा ही प्यारा टॉपिक है, कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट क्लियर, सबसे आसान टॉपिक हो जाएगा फिर वो है? जीरो से हर चीज ग्रास रूट लेवल से देखेंगे, हर चीज के पीछे का कार्य, कारण और भाव समझेंगे। एक बार ये आ गया ना, फिर लाइफ टाइम अकाउंट्स में कोई टेंशन नहीं। फिर अकाउंट्स इज लाइक योर एसपीओसी सब्जेक्ट। जैसे आपने बचपन में पढ़े होंगे ना, एसपीओसी, इजी सब्जेक्ट एकदम। दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट कौन सा लगता है आज तक? फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th तक जो भी आपने पढ़ा होगा, या 11 12 में कुछ बच्चे अभी होंगे, किसी का 12th हो गया रहेगा, कोई बीकॉम कर रहा होगा, सबसे आसान सब्जेक्ट बताओ? अकाउंट्स। अब ये उससे भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। और कोई सब्जेक्ट फोर्थ स्टैंडर्ड का भी पढ़ा होगा ना कोई, इंग्लिश, किसी को मराठी आसान लगता है, किसी को हिंदी आसान लगता है। हिंदी तो बहुत आसान था, मराठी बहुत आसान था, उससे भी आसान हो जाएगा। बस कंडीशन एक ही, ध्यान देना और पेशेंस रखना है, दैट्स इट। बराबर? आ जाओ। ट्रेडिंग मतलब क्या है? एग्जाम्पल लिखो, किराना दुकान, माल खरीदना बेचना, ट्रेडिंग। ये किराना दुकान वाला माल मैन्युफैक्चर करता है क्या? नो। या किराना दुकान वाला ये हिमालय का फेस वॉश खरीद के लेके आया, अब उसके अंदर कुछ चेंजेस करता है क्या वो? नो, एज इट इज खरीदा, एज इट इज बेच दिया। मतलब आप गुड्स में कोई चेंज नहीं कर रहे हो, खरीद रहे हो कम में और बेच रहे हो ज्यादा में, खत्म, ट्रेडिंग। दूसरा कौन सा बिजनेस है? मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पे आप रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हो फिनिश गुड्स में,
रॉ मटेरियल RM, उसको कन्वर्ट कर रहे हो FG, फिनिश गुड्स में। आप आटा खरीद के ला रहे हो और रोटियां बना रहे हो और रोज के रोज रोटी सेल कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग है आपका रोटियों का। यस और नो? सर्विस सेक्टर, CA, CS, CMA, डॉक्टर्स, लॉयर्स, ये सब क्या है बेटा? सर्विस रिलेटेड बिजनेस है। यस और नो? आप सर्विस दे रहे हो, आप माल नहीं दे रहे हो किसी को, आप क्या कर रहे हो? सर्विस दे रहे हो। तो बिजनेस कितने टाइप के हैं बताओ बेटा? ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस। एक और कैटेगरी है, कुछ लोग बोल सकते हैं, मेरे हिसाब से वो भी मैन्युफैक्चरिंग में ही आ जाती है, बट यहाँ पे लिख देता हूँ अलग से। देखो क्या लिखा मैंने, एग्रीकल्चर। वैसे मैन्युफैक्चरिंग में आ जाता है, बट स्टिल किसी को अलग से लिखना है तो लिख लो। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज आप कर रहे हो तो आप एग्रीकल्चर बिजनेस में हो। डन। उसके बाद रेवेन्यू एक्सपेंस, ये डिटेल नाम है। आपने जो एक्सपेंस पढ़ा ना थोड़ी देर पहले, आपने जो एक्सपेंस पढ़ा उसी का डिटेल नाम क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंस। चलो थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से सुनना। एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग रेवेन्यू, वो सब क्या हो गया मेरे लिए? रेवेन्यू एक्सपेंस। ऐसे खर्चे जो बिजनेस में रेवेन्यू जनरेट करने के लिए मदद करते हैं, उन सारे खर्चों को हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंस बोलते हैं। एग्जाम्पल वही सेम, सैलरी दे रहा हूँ, इंटरेस्ट दे रहा हूँ, रेंट दे रहा हूँ, प्रिंटिंग स्टेशनरी दे रहा हूँ, कमीशन दे रहा हूँ, डिस्काउंट दे रहा हूँ, टेलीफोन चार्जेस दे रहा हूँ, ये सब क्या है मेरे लिए? रेवेन्यू एक्सपेंस। एक्सपेंसेस इनकर्ड which helps in generating revenue having immediate benefit। एग्जाम्पल, सैलरी दे रहा हूँ, रेंट दे रहा हूँ, मिल नहीं रहा है, दे रहा हूँ, इंटरेस्ट दे रहा हूँ, डिस्काउंट दे रहा हूँ, एक्सेट्रा, प्रिंटिंग स्टेशनरी दे रहा हूँ, टेलीफोन चार्जेस दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहा हूँ। अच्छा, समझा? मुझे भी ऐसा लगा बाहर कुछ गिरा के। देन हेलो, हेलो, ऑल सेट। बराबर, एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा हूँ, रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प होती है ना इससे। अगला बताओ बेटा। वेरी गुड। वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट आइटम, आप कोई भी स्ट्रीम में हो, कहीं पे भी हो, अकाउंटिंग सब्जेक्ट है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके जीवन में आना ही आना है। एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। कोई एग्जाम ऐसी नहीं छूटी आज तक कि जिस एग्जाम में कैपिटल एक्सपेंडिचर पे क्वेश्चन नहीं आए। बचपन में एक ऐसी एग्जाम थी ना, 10th साइंस, 8 9 10 साइंस में, वो कौन सा न्यूटन का लॉ था, उसके ऊपर क्वेश्चन आता ही था, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लिखना पड़ता था 2 3 नंबर के लिए, पूछते ही थे हर एग्जाम में। ऐसी एक भी एग्जाम नहीं छूटती थी कि जिसके अंदर में उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आया। आता ही है ना? तो बस ये उस टाइप का ये अपना कॉन्सेप्ट है, हर एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। ध्यान से सुनना, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या चीज होती है पहले एक समझो। मैं आपको डिटेल में एग्जाम्पल देना पसंद करूंगा विथ योर परमिशन। अभी पेन वेन सब नीचे रख देना और बस बाबा का प्रवचन सुनना है शांति में अगले 5 मिनट तक। आ जाओ। तो अच्छे से पढ़ते हैं इसको, कैपिटल एक्सपेंडिचर को ध्यान से सुनना। अगर कोई मैं असेट खरीद रहा हूँ तो असेट खरीदने से बिजनेस में रेडी फॉर यूज करने तक, क्या बोला मैंने? रेडी, बोलो मेरे साथ साथ, रेडी फॉर यूज करने तक। सबने ना मेरे साथ साथ बोलना भी है साथों साथ। बिजनेस में कब तक? रेडी फॉर यूज करने तक। ऑल नेसेसरी एक्सपेंसेस इनकर्ड टू ब्रिंग दैट असेट टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन, उन सारे खर्चों को मैं प्यार से क्या बोलूंगा? रेवेन्यू, सॉरी कैपिटल एक्सपेंडिचर। यस और नो? तो देखो ध्यान से सुनना, ये आपको समझाने के लिए मैंने एक लंदन से मशीन परचेस किया। कहाँ से? लंदन से।
ये लंदन से एक मशीन परचेस किया। अब ये मशीन खरीदने के बाद इंडिया में लेकर के आना है। मशीन परचेस किया मैंने, मशीनरी परचेज्ड। कब खरीदा? 1 जनवरी 2023 को। अब ये मशीन इंडिया में लेकर आते आते कितना समय हो गया आपको समझाने के लिए? 1 अप्रैल 2023। मशीन खरीदने से लेके इंडिया में लेकर के आके रेडी फॉर यूज करने तक कितना समय लग गया? जैन फेब मार्च, 3 महीने। इस डेट को रेडी फॉर यूज हुआ वो मशीन। इस डेट को रेडी फॉर यूज हुआ 1 अप्रैल को। मशीनरी खरीदा, इंडियन करेंसी में कितना पैसा लगा? फॉर परचेसिंग कितना पैसा लगा? 10 लाख। अब वो मशीन को पैर तो है नहीं जो अपने आप आ जाएगी इधर चल के, उसको 7 समुंदर पार यहाँ पे लेके भी तो आना पड़ेगा ना। तो शिपिंग का कॉस्ट लग गया, ट्रांसपोर्ट चार्जेस मशीन के लिए 2 लाख। उसके बाद वो मशीन यहाँ पे आने के बाद उसको अनलोड करना पड़ा शिप से, उसके लिए लग गया अनलोडिंग चार्जेस 1 लाख रुपए। फिर यहाँ पे इंडिया में यहाँ पे पोर्ट पे आ गई वो मशीन, है ना, शिपिंग पोर्ट पे आ गई। यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी लग गई, उसके लिए ड्यूटी एंड टैक्सेस लग गए। कस्टम ऑफिसर ने पैसे लिए, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, वो लग गया 1 लाख। वो मशीन मुंबई आ गई, मुंबई से पुणे लेके आना है उस मशीन को, ट्रक में लोड करके लाना होगा। ट्रक वाले ने फिर से ट्रांसपोर्ट चार्जेस ले लिए, वो समझ लो 2 लाख में सब आ गए, बराबर है। उसके बाद वो मशीन यहाँ पे आने के बाद ऐसा कुछ है क्या कि मशीन लेके आ गया और डायरेक्टली यूज़ करना चालू कर दिया? उस मशीन को इंस्टॉल करना होगा फैक्ट्री में, इंस्टॉलेशन के लिए इंजीनियर ने ले लिया आपको समझाने के लिए, और 2 लाख। अब वो मशीन रेडी फॉर यूज़ है। बताओ, मशीन खरीदने से लेके रेडी फॉर यूज़ करने तक जो भी नेसेसरी एक्सपेंस लगे उन सब की टोटल करो। 10 तो 12, 13, 14, 16 लाख। देयर फोर यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना आया? 16 लाख। क्या बोल रहा हूँ बेटा मैं, ध्यान से सुनना। ऑल नेसेसरी expenses incurred to bring that asset to its present location are called as capital expenditure. All necessary expense incurred to bring that asset to its present location will be called as capital expenditure. असेट खरीदने से लेके रेडी फॉर यूज करने तक जो भी नेसेसरी एक्सपेंस इनकर किए वो सारे नेसेसरी एक्सपेंस क्या बन जाएंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और वो असेट के वैल्यू में ऐड कर देंगे। देखो असेट थी 10 लाख की, ये 2 लाख ऐड किए 12, और 1 लाख ऐड किए 13, 14, 16। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर असेट के वैल्यू में ऐड होते हैं। ये ऐड करने की प्रोसेस को टेक्निकली कहते हैं कैपिटलाइज करना। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कैपिटलाइज करना। और इस प्रोसेस को बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। कुछ बात समझ में आई? पक्की बात? किसी बच्चे को कोई डाउट है? सो असेट खरीदने से रेडी फॉर यूज करने तक के जो भी नेसेसरी एक्सपेंस इनकर कर रहे हैं उस असेट को रेडी फॉर यूज करने के लिए वो सारे नेसेसरी एक्सपेंडिचर कौन से एक्सपेंडिचर रहेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। यस और नो? पक्की बात? चलो आगे थोड़ा सा और। अब ये असेट रेडी फॉर यूज हो गई, यहां से इस असेट का लाइफ शुरू हो गया। लाइफ ऑफ एसेट। असेट यूज कर रहे हैं ना हम लोग, अब इस असेट को यूज कर रहे, असेट खराब हो गई, रिपेयर करवाया। अब बताओ ये रिपेयरिंग एक्सपेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्या? बोलो बेटा। असेट के लिए खर्चा किया, 3 लाख रुपए लग गए रिपेयरिंग के लिए, क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्या? नो। अभी ध्यान से सुनना, क्यों कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द असेट, जब कभी भी हम लोग असेट यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, रेडी फॉर यूज के बाद, जब भी मैं असेट के लिए कोई एक्सपेंस इनकर करता हूं तो आंख बंद करके आपने सारे खर्चों को कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बोलना है। आपने क्या करना है बेटा? एक टेस्ट रन करना है। उस असेट पे आपने खर्चा किया ना 3 लाख, तो आप उस असेट को पूछो, ये असेट बता, क्या इस खर्चे की वजह से तेरी कैपेसिटी, तेरी कैपेबिलिटी, तेरी इफिशियंसी,
तेरा परफॉर्मेंस या तेरी प्रोडक्टिविटी, इन पांचों में से कोई एक भी चीज इंक्रीज हुई है क्या? बता, बोल। अगर इसका जवाब आता है यस, तो वो क्या रहेगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर इसका जवाब आता है नो, तो वो क्या रहेगा? रेवेन्यू एक्सपेंस। सो ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द असेट, जब भी आप किसी असेट पे कोई खर्चा कर रहे हो, रिपेयर मेंटेनेंस है, सर्विसिंग का खर्चा है, एनुअल मेंटेनेंस है, एनुअल वाइट एंड वॉश है, और कुछ खर्चे सर्विसिंग करवा रहे हो असेट की, तो उस खर्चे की वजह से अगर असेट की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, इफिशियंसी, परफॉर्मेंस या प्रोडक्टिविटी या इन पांचों में से कोई एक भी चीज अगर इंप्रूव होती है, इंक्रीज होती है, तो हम लोग उस खर्चे को क्या बोलेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और उस खर्चे को हम लोग असेट की वैल्यू में ऐड कर देंगे, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से असेट की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, इफिशियंसी, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाता है, तो असेट की लाइफ बढ़ जाती है, तो हम लोगों को उस असेट की कॉस्ट में ये कॉस्ट ऐड करनी पड़ती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, तो हम लोग उस खर्चे को क्या बोल देंगे? रेवेन्यू। चलो, अब असेट खराब हो गई थी, रिपेयरिंग एक्सपेंस इनकर किए 3 लाख। अब बताओ, ये ड्यूरिंग, अच्छा ये जो सवाल पूछना है ना, हे असेट बता, बता तेरी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, इफिशियंसी, परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है क्या? ये सवाल कब पूछना है? ड्यूरिंग द लाइफ। रेडी फॉर यूज के पहले ये सवाल नहीं पूछना। रेडी फॉर यूज के पहले तो आंख बंद करके ऑल नेसेसरी एक्सपेंस कैपिटल, असेट खरीदने से लेके रेडी फॉर यूज करने तक के ऑल नेसेसरी एक्सपेंडिचर इनकर टू ब्रिंग दैट असेट टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन, आंख बंद करके सब क्या रहेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। नहीं तो लगेज पूछना शुरू हो जाओगे, रेडी फॉर यूज के पहले, खरीदने के बाद, और रेडी फॉर यूज करने के पहले। हे असेट तेरी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, फालतू बात तब नहीं पूछना है। ये सवाल कब पूछना है? रेडी फॉर यूज के बाद, ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द असेट। कुछ बात समझ में आई? बरोबर। सो जब भी आपको पूछा जाएगा बताओ ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू, तो आप पूछोगे रुको, ये रेडी फॉर यूज के पहले का है या रेडी फॉर यूज के बाद का, यानी ड्यूरिंग द लाइफ का है। तो अगर वो ड्यूरिंग द लाइफ का है, तो फिर आप क्या सवाल पूछोगे? हे असेट बता, क्या इस खर्चे की वजह से जो ड्यूरिंग द लाइफ तेरे ऊपर इनकर किया, क्या इस खर्चे की वजह से तेरी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, इफिशियंसी, परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी, इन पांचों में से कोई एक भी चीज अगर बढ़ रही है, कैपिटल, नहीं रेवेन्यू। तो मुझे एक बात बताओ, ये रिपेयर का जो खर्चा है ये कब इनकर किया? ये ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द असेट का है ना, असेट रेडी फॉर यूज के बाद का खर्चा है। बताओ ये कैपिटल है कि रेवेन्यू है? कुछ बच्चे बोल रहे कैपिटल, कुछ बच्चे बोल रहे रेवेन्यू। जो बच्चे कैपिटल बोल रहे हैं जरा ध्यान से सुनना, ये असेट मैं यूज कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ, यूज करना चालू कर दिया, यूज कर रहा हूँ, 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 असेट खराब हो गई, परफॉर्मेंस डाउन। असेट खराब हो गई तभी तो रिपेयर करवाए ना, कि ऐसे ही शौक से करवा रहे हो? असेट यूज कर रहा हूँ, असेट खराब हो गई, परफॉर्मेंस डाउन, रिपेयर करवाए तो परफॉर्मेंस नॉर्मल लेवल पे आएगा या नॉर्मल से ऊपर जाएगा? नॉर्मल पे आएगा ना, तो फिर कहेगा कैपिटल। असेट यूज कर रहा हूँ, परफॉर्मेंस डाउन, रिपेयर करने के बाद परफॉर्मेंस नॉर्मल लेवल से आएगा। नॉर्मल लेवल से ऊपर जाएगी क्या कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, इफिशियंसी? नो। तो ये क्या हो जाएगा आपका? रेवेन्यू एक्सपेंस। अरे आपके पास एक टू व्हीलर है, एक्टिवा, 150 सीसी गाड़ी, आप चला रहे हो, सर्विसिंग करने के लिए दे दिया, खराब हो गई, परफॉर्मेंस डाउन हो गया था, खराब हो गई, सर्विसिंग करवा लिया, तो 150 की एक्टिवा क्या 300 सीसी की बन जाती है क्या? नॉर्मल लेवल भी रहेगा ना। सो रिपेयर मेंटेनेंस की वजह से गाड़ी की इफिशियंसी, इफेक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी मेंटेन होती है, बढ़ती नहीं है। सो जब कभी भी आप कोई एसेट पे रिपेयरिंग का खर्चा करते हो, तो रिपेयरिंग के खर्चे की वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है या मेंटेन रखते हैं? मेंटेन रखते हैं। मतलब इंक्रीज हो रही है क्या? नो। गाड़ी, असेट यूज कर रहा हूँ, खराब हो गई, परफॉर्मेंस डाउन, रिपेयर करवाया, सर्विसिंग करवाया, परफॉर्मेंस नॉर्मल लेवल पे आएगा, नॉर्मल से ऊपर नहीं जाएगा। मेरे पास 200 सीसी की बाइक है, खराब हो गई, एक्सीडेंट हो गया, रिपेयर करवाया, तो 200 के बाद, रिपेयर के बाद 200 की क्या 400 सीसी हो जाएगी? नो। 2 सीटर की 3 सीटर हो जाएगी? नो। एक्टिवा का हायाबुसा हो जाएगा? नो। तो ये रिपेयर, मेंटेनेंस, सर्विसिंग, इसकी वजह से परफॉर्मेंस जो कम हो गया था, बस वो नॉर्मल लेवल पे आता है ना। असेट यूज कर रहे थे, परफॉर्मेंस कम हो गया, तो रिपेयर, मेंटेनेंस, सर्विसिंग की वजह से नॉर्मल लेवल पे आया। नॉर्मल से ऊपर गया क्या? नो। तो फिर ध्यान से सुनना, रिपेयर्स, मेंटेनेंस, सर्विसिंग, ये सारे खर्चों की वजह से
असेट की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, इफिशियंसी, परफॉर्मेंस, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, इफिशियंसी, परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी क्या इंक्रीज हुई है क्या? इंक्रीज हुई है क्या? नो। अगर इंक्रीज होती थी तो हम लोग इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। इंक्रीज हुई क्या? नो। इसीलिए क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंस। कुछ बात समझ में आई क्या? असेट को मॉडिफाई करवा दिया मैंने। मेरे पास एक एक्टिवा थी, मैं बॉम्बे दिलीप छाबरिया के पास गया, डीसी डिज़ाइन, उसको बोला इस एक्टिवा का हायाबुजा बना के चाहिए। उसने मॉडिफाई कर दिया गाड़ी, उसमें एक बूस्टर लगा दिया, बटन दबाएगी 200 की स्पीड से भागेगी अब गाड़ी, ऊपर से छत वत दे दिया ऐसी, बारिश आई तो भी वो बारिश नहीं लगेगी। और उसने मॉडिफिकेशन का ₹1,00,000 का खर्चा लग गया। अब बताओ, या 50,000 का ही खर्चा लगा समझ लो। अब बताओ, वो असेट को मॉडिफाई किया, ये कैपिटल है या रेवेन्यू? कैपिटल। क्यों? क्योंकि मॉडिफिकेशन की वजह से असेट की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस, कोई तो एक चीज़ इंक्रीज हुई होगी। यस, खेल खत्म। तो अब ये क्या रहेगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कुछ बात समझ में आई क्या रे आपको? कैपिटल रेवेन्यू के बीच का फर्क समझ में आया? सो कैपिटल एक्सपेंडिचर असेट खरीदने से लेके रेडी फॉर यूज करने तक के ऑल नेसेसरी एक्सपेंसेस आग बंद करके कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द असेट, जब भी हम लोग असेट पे कोई एक्सपेंस इनकर करते हैं तो वहां पे सवाल पूछना, हे असेट बता, क्या इस खर्चे की वजह से तेरी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी बढ़ी? यस, कैपिटल। नो, रेवेन्यू। खत्म। लिख लो। लिखो अच्छे से। समझ में आया सभी को? डन। जो हाँ, एज इट इज। बचपन में ड्राइंग सब्जेक्ट इसी के लिए तो था कि आगे जाके हरीश सर अकाउंट्स पढ़ाएंगे तो ड्राइंग करनी पड़ेगी, वरना वो सब्जेक्ट क्यों रहता? सब प्री प्लान्ड है मैडम। आपके बाकी दोस्त लोग किधर है? उनको बोलो मार्केटिंग देख के एडमिशन मत लो। होर्डिंग्स, बैनर्स, मार्केटिंग देख करके एडमिशन ले रहे हैं। तो बोलो कि आप जिस कोर्स में हो वहां पे कंटेंट है, कैंपियन नहीं। ये तो एडवर्टीजमेंट कैंपेन देख के बच्चे एडमिशन लेते हैं। लिख रहे हैं हर कोई? नोट्स मेंटेन कर रहा है बेटा? सारी चीजें लिखो, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, मारवाड़ी, गुजराती, जो लैंग्वेज में लिख सकते लिखो। ठीक है? क्या बोले बेटा? एसेट टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन, LOCATION। असेट को रेडी फॉर यूज करने के लिए जो भी नेसेसरी एक्सपेंसेस आप इनकर करते हो, वो सारे नेसेसरी एक्सपेंसेस कैपिटल एक्सपेंडिचर रहेंगे। नेसेसरी वर्ड को अंडरलाइन करना। आपको थोड़ी देर बाद एक सवाल पूछने वाला हो, उसमें आप लोग गलती करने वाले हो, और वो नेसेसरी से रिलेटेड है, ये भी बता के रखता हूँ। आपका डेयरी का काम है क्या? मामा गए? कैसे समझा मेरे को बताओ। काय नाव आहे बाळा तुझं? नोट्स मेंटेन करो यार अच्छे से। सारी चीजें लिख रहे हो ना फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, जो भी बता रहा हूँ सभी चीजें लिखना है, पेंडिंग एक भी मत रखना बेटा। ओके।
आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, लिखते लिखते ही मेरे को जवाब देना, ठीक है? मेरे पास एक बाइक है। मैं मैकेनिक के पास गया और उसमें सेल्फ स्टार्ट का बटन लगवा दिया, बराबर है? वो 2,000 रुपये का बटन लग गया। बताओ वो कैपिटल एक्सपेंडिचर? बाइक ऑलरेडी 5 साल से यूज़ कर रहा था, सेल्फ स्टार्ट का बटन लगवाया आज मैंने। बोलो कैपिटल एक्सपेंडिचर है रेवेन्यू? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अभी तक सेल्फ स्टार्ट का बटन नहीं था, अब लगाया, मॉडिफाई हो गई ना, एफिशिएंसी परफॉर्मेंस बढ़ गया। पहले किक मारना पड़ता था, अब सेल्फ स्टार्ट से ही चालू हो जाएगी। तो ये क्या रहेगा आपका? कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक और एग्जांपल, मेरे पास एक बाइक है, उसका सेल्फ स्टार्ट का बटन खराब हो गया, मैंने रिप्लेस करवाया, नया लगवाया। अब बताओ रेवेन्यू, क्योंकि ऑलरेडी सेल्फ स्टार्ट का बटन था, बटन खराब हो गया, परफॉर्मेंस डाउन, बटन रिप्लेस करवाया, परफॉर्मेंस नॉर्मल लेवल पे आया, तो ये क्या रहेगा? रेवेन्यू। एक और सवाल पूछता हूँ बच्चों, मैंने लंदन से मशीनरी बुलवाई, देखो यही एग्जाम्पल चल रहा है ना, ये मशीन बुलवाई मैंने, और कटरीना मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। मैंने उसको बोला यार मशीन लेके आयो, 1 अप्रैल को मशीन रेडी फॉर यूज़ हो जाएगी, उद्घाटन है 1 अप्रैल को, तो तू आजा रिबिन कट करने के लिए, मैं तेरे हाथ से मशीन फर्स्ट टाइम चालू करना चाहता हूँ। तो रेडी फॉर यूज़ के पहले इनॉग्रेशन रखा है, कटरीना आई और मतलब बटन तू दबाना मशीन का। तो उसने बोला ठीक है हरीश मैं आ जाऊँगी, मेरे को 10 लाख रुपए दे देना, मेरी फ़ीस है, लीगल फीस है, कैश में भी नहीं, लीगली दे रहा हूँ। तो बोलो वो जो कटरीना को 10 लाख रुपए दिए है ना, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू है? रेवेन्यू कैपिटल? बोलो। अभी तक असेट रेडी फॉर यूज नहीं हुआ है, रेडी फॉर यूज के पहले आई वो रिबन कट करने के लिए, रेवेन्यू। कैपिटल? हाँ, कैपिटल, 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 कैपिटल। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला आप गलती करोगे, नेसेसरी वर्ड को अंडरलाइन किया था क्या आपने? क्या ये रिबन कट करवाना है नेसेसरी है क्या? नो। मशीन को चालू करने के लिए कटरीना जब तक हाथ नहीं लगेगी तब तक चालू नहीं होगी मशीन वो। क्या ये नेसेसरी एक्सपेंस है? नो, ये नेसेसरी नहीं है, मतलब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर भी नहीं रहेगा, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंस रहेगा। एडवर्टीजमेंट, प्रमोशनल, इनॉग्रेशन। कटरीना अगर वो ट्रक ट्रक कटरीना का रहता जिस ट्रक में मशीन लेके आया, और वो ट्रक के लिए ट्रांसपोर्ट चार्जेस के लिए कटरीना को पैसे दिए रहते, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता। इनॉग्रेशन एक्सपेंस कभी भी नेसेसरी एक्सपेंस नहीं होते, वो तो आपका शौक है, कटरीना सलमान को बुला रहे हो, यस और नो? तो ये नेसेसरी एक्सपेंस नहीं था, इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर भी नहीं रहेगा, भले रेडी फॉर यूज के पहले, बट फिर भी कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं रहेगा। राइट? लिखा सभी ने? समझ में आया क्या सभी को? सभी ने लिखा बेटा? देखो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर से क्या होता है फिर, मुझे जरा बताओ कुछ पॉइंट। कैपिटल एक्सपेंडिचर हैव लॉन्ग टर्म बेनिफिट। कैपिटल एक्सपेंडिचर के बेनिफिट कैसे रहते हैं? लॉन्ग टर्म। कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से एसेट इंक्रीज होती है क्या? यस, कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से एसेट इंक्रीज होती है, देखो एसेट की वैल्यू में ऐड करते हैं ना ये। कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां दिखाते हैं? बैलेंस शीट के असेट में। अब आप लोग बोलोगे सर बैलेंस शीट क्या है? डोंट वरी, अभी तक बैलेंस शीट क्या होती है मैंने बताया ही नहीं, तो बस आप मेरे लिए प्लीज़ बस इतना लिख दो, बैलेंस शीट के असेट में। आगे जब बैलेंस शीट बनाएंगे तब बताऊंगा बैलेंस शीट क्या होती है, क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, है ना, सब देखेंगे। इसकी ट्रीटमेंट क्या है बैलेंस शीट के असेट में। राइट? लिख दिया बेटे सभी ने? ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।